गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करेंगे बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया, पहला वाला चैप्टर अपना चल रहा था। पहले वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इनके क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया था। तो आपने देखा था कि बहुत सारे हमने टॉपिक को भी देखे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक जो है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पता चल गया था, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक जब पढ़ा था तो तीनों ही टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे, फिजिकल, केमिकल, ठीक है। फिजिकल, केमिकल और आपका जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक। एक बात हमें समझ में आ चुकी है कि रॉक बनती कैसे है। हम पढ़ रहे हैं स्टोन के बारे में। तो स्टोन कैसे बनता है? रॉक से बनता है। स्टोन किससे बनता है? रॉक से बनता है, ठीक है। स्टोन किससे बनता है? रॉक से बनता है। तो रॉक कैसे बनती है इसको जानना जरूरी था। तो आपने देखा कि रॉक का फॉर्मेशन कैसा होता है। रॉक के फॉर्मेशन के बारे में भली भांति आप अच्छे से जान चुके हैं। यदि आपको नहीं क्लियर है, पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो गाइज प्लीज उसके लेक्चर को भी देखिए, तभी आपको आइडिया लगेगा। अब आपने रॉक के फॉर्मेशन को देख लिया, अब रॉक से स्टोन कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे क्या क्या तरीके होते हैं, फिर कौन कौन सी मेथड्स होती हैं कि जो हमारी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से अपने जो यूजफुल स्टोन होते हैं हम, क्योंकि स्टोन को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो जो हमारी रॉक होती है उस रॉक से स्टोन कैसे निकालें, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, आते ही रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मान लीजिए आपको रॉक से स्टोन निकालना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? डायरेक्टली सवाल पूछा हुआ है। तो क्वेरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक सरफेस। जो नॉर्मली रॉक सरफेस है, उस रॉक सरफेस से आपको स्टोन प्राप्त करना जो होता है वही क्वेरिंग कहलाता है। जैसे क्या हुआ, आपने देखा था इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन। मान लो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन आपने देखी थी। अब जो इग्नियस रॉक में आपका जो इग्नियस रॉक था, उस इग्नियस रॉक से आपको स्टोन निकालना, तो ये आपके नेचुरल रॉक हो गई। इग्नियस रॉक क्या हो गई? आपकी नेचुरल रॉक हो गई। और इससे जब आप स्टोन में कन्वर्ट कर देंगे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। कैसे करेंगे, क्या तरीके होते हैं? अलग अलग मेथड्स होते हैं। इनमें 4 मेथड होता है: डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग, वेजिंग, हीटिंग, ब्लास्टिंग। अब हमारे पास 4 तरीके होते हैं: खुदाई करके, या फिर वेज अप्लाई करके, या फिर उसमें आग लगा करके, आग लगा दो उसके ऊपर, या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज करो, ब्लास्ट करो। ये 4 तरीके होते हैं। एक एक करके सभी तरीकों को देखते हैं, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। जो आपका डिगिंग होता है, डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग, खुदाई कर सकते हैं, है ना। जो हमारी चट्टान होती है उस चट्टान को खुदाई करके स्टोन प्राप्त करें। कैसे खुदाई करते हैं मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, इमेज में बड़ा कर देता हूँ। देखो ये हम कब कर पा रहे हैं, ये जो आपका जो जेसीबी यहाँ पास है, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखो, ये अपर लेवल पे है। कहाँ है? अपर लेवल पे है, अपर लेवल पे है। ये आपका ग्राउंड का लो लेवल है, ग्राउंड का क्या है? लो लेवल है। तो मान लो आपका जो रॉक है लो लेवल इन द ग्राउंड में है, उस केव के अंदर आप खुदाई करके भी स्टोन निकाल सकते हैं, है ना। डिगिंग या फिर एक्सकवेटिंग कहते हैं। तो हमने ये चीज़ें लिखी हुई है कि मान लीजिए स्टोन का जो नेचर है, सॉफ्ट स्टोन है, लो लेवल इन द ग्राउंड में है, उस केव के अंदर हम खुदाई कर करके स्टोन को निकाल सकते हैं। सॉफ्ट रहेगा तभी तो खुदाई होगी। मान लीजिए बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मेटामॉर्फिक मान लो रॉक है, उस केव के अंदर मेटामॉर्फिक रॉक का आप एक्सकवेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम्पैक्ट और सॉलिड होता है। हम एक्सकवेटिंग उसी कर सकते हैं जो सॉफ्ट होता है और लो लेवल इन द ग्राउंड में होता है, उसी को हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है वेजिंग। वेजिंग में क्या करते हैं, देखो ये हमारा जो रॉक है, ये क्या है? रॉक है। तो रॉक में जहाँ क्रैक्स होते हैं, जहाँ फिफर्स आपको देखेंगे, जहाँ क्रैक दिखेंगे ना, जैसे ये क्रैक दिख रहे थे, तो जहाँ पास क्रैक थे वहाँ हमने वेज अप्लाई किया। ये हैमर है, ठीक है। ये चाचा जी क्या कर रहे हैं, ये हैमर से ये जो वेज है, वेज को अप्लाई कर रहे हैं एक फ्रिज के अंदर, जैसे जैसे क्रैक है। अब जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे तो क्या होंगे, स्टोन के पीसेस अलग हो जाएंगे, स्टोन के पीसेस सेपरेट आउट हो जाते हैं। इसको यूज कहाँ करते हैं? यूज फॉर सेडिमेंट्री रॉक करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के केस में वेजिंग का यूज करते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक के आपको एग्जांपल याद होंगे: सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, फ्लेट, लेटेराइट। सवाल पूछेगा कि मार्बल के केस में मार्बल को प्राप्त करने के लिए रॉक से कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं क्वेरिंग का? तो वेजिंग करते हैं। सैंडस्टोन के लिए, लाइमस्टोन के लिए, मार्बल के लिए, फ्लेट के लिए, लेटेराइट के लिए। कब करते हैं?
जहां हमें पता चल जाता है कि भैया क्रैक दिख रहा है, क्रैक दिख रहा है, तो क्रैक वाले पॉइंट पर आप वेजेफ अप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक जो स्टोन है ना फिल्ट्रेट आउट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब स्टोन अलग छोटे छोटे पीसेस में हो जाए तो उसको मार्केट में जिस तरीके के चाहिए उस शेप में कन्वर्ट कर दो, मार्केट में फेल आउट कर सकते हैं, तो आसानी से काम हो जाता है। तो वेजिंग समझ में आ गई, जहाँ क्रैक दिखता है, जहाँ फिफर्स दिखते हैं, उन पॉइंट पर आप वेज को अप्लाई कर देते हैं हैमर से ठूक ठूक करके। फिर क्या हो, आप स्टोन कन्वर्ट अलग हो जाते हैं, फिर मार्केट में जिस शेप में चलते हैं मार्केटेबल शेप में कन्वर्ट करके फिल आउट कर सकते हैं, मार्केट में यूज कर सकते हैं बिल्डिंग बनाने के पर्पज़ से। तो आपने डिगिंग देखा, एक्सकेवेटिंग देखा, वेजिंग देखा। डिगिंग एक्सकेवेटिंग सेम है, आपने वेजिंग को देखा। तीसरा तरीका क्या होता है, हीटिंग करना है। हीटिंग कर सकते हैं। हीटिंग में क्या होता है, मतलब देखो हीटिंग तो वही कर सकते हैं कि जो आपका फैलो डेप्थ में हो, ज़्यादा डेप्थ में ना हो, फैलो डेप्थ में हो, और साथ के साथ जो आपकी स्टोन है ना, जो आपके रॉक है, हॉरिजॉन्टल लेयर में कन्फ्लिक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। जैसे हॉरिजॉन्टल लेयर में कन्फ्लिक्ट फॉर्मेशन होने से क्या होता है, निकालने में आसानी होती है। इसके ऊपर क्या करते हैं, बहुत सारी लकड़ी रख दिए हैं और आग लगा दिए हैं, तो आग लगाने से क्या होता है, अनइक्वल एक्सपांशन होता है, जिससे राख फिल्ट्रेट आउट हो जाती है। ठीक है, राख में हमने क्या किया, लकड़ी रखकर आग लगा दी, एक गर्म होगी, आगे कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो, कहीं से कम कम टेम्परेचर होगा, तो अनइक्वल एक्सपांशन होगा, जिससे फिल्ट्रेट आउट हो सकती है हीटिंग के लिए। तो हीटिंग पता चल गया। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, सवाल में जो पूछता है एग्जाम के अंदर, डिगिंग वेजिंग हीटिंग से सवाल नहीं आता, आता है ब्लास्टिंग से। तो ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, ब्लास्टिंग कब करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले के 3 भी बता दिए हैं। ब्लास्टिंग तब करते हैं, मान लीजिए कोई रॉक है, रॉक से आपको स्टोन प्राप्त करना है, रॉक से आपको स्टोन प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करोगे, रॉक से आपको स्टोन प्राप्त करने के लिए तोड़ना पड़ेगा। अब उसमें कोई क्रैक ही नहीं दिख रहा है, कोई आपको फिफर ही नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे उसको तोड़ोगे। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। जो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक होती है, खासकर जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होती है। अब इसके अंदर कोई क्रैक ही नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। उस केस के अंदर इसमें होल करके ब्लास्टिंग पाउडर यानी विस्फोटक पदार्थ डाले जाते हैं, विस्फोटक पदार्थ के थ्रू इनको तोड़ा जाता है। ठीक है, इसे ब्लास्टिंग कहते हैं। सवाल यहाँ से पूछता है, तो ब्लास्टिंग के लिए बहुत सारे हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डीपर होता है, टेम्पिंग बार होता है, प्राइमिंग नीडल होता है, जंपर होता है, स्क्रैपिंग स्पून होता है। देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट टू इनका यूज करते हैं जब हम जो रॉक होती है उस रॉक से स्टोन को प्राप्त करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, जो अपन इसको तोड़ते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं आप जैसे रेलवे के अंदर जो बैलाफ्ट होते हैं ना, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट बनाने के लिए जो एग्रीगेट आप यूज़ कर सकते हैं, किसका, ब्लास्टिंग के थ्रू जो आप स्टोन तोड़ कर निकाल रहे हैं। तो ये चारों ही मेथड के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, और एक बार फार्टली आप रिवाइज कर सकते हैं चारों मेथड के बारे में, कि ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ करते हैं। ब्लास्टिंग तो वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपको कोई क्रैक ही नहीं दिख रहा है, और क्रैक नहीं है, कोई फिफर नहीं है, फिर भी रॉक से आपको स्टोन प्राप्त करना है, तो ब्लास्टिंग यूज़ करेंगे। वेजिंग तब करते हैं जब हमें कंटेंस मतलब जो हमारी रॉक है उसमें आपको क्रैक दिख रहे हैं, तो क्रैक वाले पॉइंट पे क्रैक दिख रहा है, तो इन पॉइंट पर आप क्या करो, वेज अप्लाई कर दो, अपना स्टोन आगे क्या फिल्ट्रेट आउट हो जाएगा। हीटिंग तब करते हैं जब हॉरिजॉन्टल लेयर एट फैलो डेप्थ में हमारी रॉक होती है, तो हम गर्म कर देते हैं, अनइक्वल एक्सपांशन के कारण फिल्ट्रेट आउट हो जाती हैं। डिगिंग या फिर एक्सकेवेटिंग तब करते हैं हमारे स्टोन सॉफ्ट होता है, लो लेवल इन द ग्राउंड पे रहता है। आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग के टाइम पर हमें बहुत सारे विस्फोटक पदार्थ, बहुत सारे एक्सप्लोजिव मटेरियल की नीड होती है। और वो एक्सप्लोजिव मटेरियल के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, सवाल पूछा हुआ है, उन्हीं के बारे में देखेंगे। जो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव साथ में कॉम्बिनेशन के बारे में, पहला अपना है ब्लास्टिंग पाउडर। ठीक है, पाउडर है, ब्लास्टिंग पाउडर है, फिर गन पाउडर। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक ऑप्शन आपके एफएफपी जेई, आरआरबी जेई, बहुत सारे सब इंजीनियर कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से देखना है। ब्लास्टिंग पाउडर और गन पाउडर, ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर या फिर गन पाउडर के अंदर क्या क्या होता है, 65% यानी 55% साल्ट पीटर होता है, 20% सल्फर होता है। ठीक है, और चारकोल की जो मात्रा होती है वो 15 से 20% होती है। तो तीनों चीज़ याद रखना चाहिए, साल्ट पीटर, सल्फर और चारकोल। ब्लास्टिंग कार्टन या फिर गन कार्टन के अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जो कार्टन होता है सैचुरेटेड होता है नाइट्रिक एसिड के साथ में। जो डायनामाइट्स होता है, डायनामाइट्स, इसे सवाल आया हुआ है, 75% नाइट्रोग्लिसरीन रहता है, जो कि 25% सैंडी अर्थ के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। 75% नाइट्रोग्लिसरीन,
25% सैंडी जो अर्थ होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड होता है। अब कोरोडाइट के बारे में बात करें तो बहुत ही पावरफुल होता है, स्मोकलेस एक्सप्लोजिव इन विच नाइट्रोग्लिसरीन यूज्ड। देखो इसमें कोई स्मोक नहीं होता, स्मोकलेस होता है, बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है और इसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो अब इतने ही पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट डायनामाइट फॉर ब्लास्टिंग पाउडर है, बाकी तो चीज़ें याद ही रहती सबको। यहाँ सवाल आते हैं और इन सवाल को आप आसानी से कर पाओगे। एक सवाल एग्जाम के अंदर आया था FFVJ 2005 में, इस सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल आपके स्क्रीन पर है। एन एक्सप्लोजिव विच कंटेन 55% साल्ट बिटर, 20% सल्फर, 15% चारकोल। ठीक है, या फिर कई बार क्या करता है ना, 20% चारकोल और 15% सल्फर भी दे देता है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज, याद रहेगा तो कर लोगे। इसके अंदर क्या, किसके अंदर ये रहता है भाई, मैंने ये चीज़ अभी आपको दिखाई ना, ये आपका किसके अंदर रहता है, ब्लास्टिंग पाउडर के अंदर। तो ब्लास्टिंग पाउडर आ जाएगा। ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर के अंदर 65% साल्ट पीटर, 20% सल्फर, 15% चारकोल रहता है। चीज़ें क्लियर है, बन जाएगा, आसान है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल FFVJ 2016 में आया था, इस सवाल को पढ़िए। फाइंड द वन विच इज नॉट यूज्ड इन क्वेरिंग। क्वेरिंग के लिए किसका यूज नहीं किया जाता, गन पाउडर का, गन कार्टन का, मार्बल पाउडर का, डायनामाइट, किसका यूज नहीं करते। गन पाउडर भी करते हैं, आपने देखा अभी, गन कार्टन भी करते हैं, डायनामाइट भी करते हैं, मार्बल पाउडर यूज नहीं करते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मार्बल पाउडर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मार्बल पाउडर इज द करेक्ट आंसर। इसका यूज क्वेरिंग में नहीं करते। क्वेरिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम रॉक से स्टोन को प्राप्त करते हैं। क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई कि रॉक का फॉर्मेशन कैसा होता है, फिर उस रॉक से स्टोन कैसे प्राप्त करते हैं। अब जैसे रॉक से आपने स्टोन प्राप्त किया, देखो आप रॉक से आपने क्वेरिंग करके आपने स्टोन प्राप्त किया, तो जो स्टोन है ना, ऐसे आप यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसकी प्रॉपर क्या करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ड्रेसिंग का मतलब होता है प्रॉपर शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना होगा। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर फिजनिंग टू अचीव लेस वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। समझाते हैं। पहले बार ड्रेसिंग क्या होता है, उसके शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना। अब कब करेंगे, जैसे आप स्टोन को रॉक से स्टोन को निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक नेचुरल मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है। तो ड्रेसिंग कब करते हैं, देखो समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने, ये हमारा क्या था, रॉक था, इस रॉक से आपने स्टोन निकाला। अब स्टोन का जो पीस आपने निकाला है, इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है, जिसे दैट इज कॉल्ड क्वेरी फैब। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, इमीडिएटली आप क्या करो, कटाई छटाई कर दो। अदरवाइज क्या होगा ना, क्वेरी फैब धीरे धीरे सूखेगा और ये मेरा वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिर बाद में करेंगे तो स्टोन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप ड्रेसिंग कर दो ना, आप कहीं ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे तो जो उसके छोटे टुकड़े निकले कोई काम के नहीं है, तो ड्रेसिंग कर दो तो आपका लेफ्ट वेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट भी कम होता है। फिजनिंग से पहले करते हैं, फिजनिंग से पहले कम, पहले क्यों करते हैं ये जानते हैं। फिजनिंग क्या होता है, जो फ्रेशली कट स्टोन होते हैं उसके अंदर नेचुरल मॉइस्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्वेरी फैब। ठीक है, स्टोन को सॉफ्ट एंड वर्केबल बनाता है। अब जो क्वेरी फैब है उसकी वजह से स्टोन की ड्रेसिंग करना बहुत आसान होता है, सॉफ्ट रहता है, वर्केबल रहता है, कर दो। फिजनिंग का मतलब होता है जो नेचुरल मॉइस्चर को सूखने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 6 से 12 महीने का टाइम। टाइम टेकिंग फॉर कंप्लीट फिजनिंग दैट इज नोन एज 6 to 12 मंथ, 6 से 12 मंथ। ठीक है, द ड्रेसिंग बिफोर फिजनिंग इम्प्रूव द वेदर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो फिजनिंग से पहले कर लेंगे तो सही, अदरवाइज क्या होगा, फिजनिंग से पहले ड्रेसिंग कर लेंगे तो वेदर रेजिस्टेंस इंप्रूव होगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने क्या किया कि फिजनिंग हो गई, फिर आपने ऊपर वाली लेयर को ही हटा दिया, तो जो वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है वो तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, प्रॉपर शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना ताकि अच्छे से यूज कर पाएँ। फिजनिंग का मतलब होता है कि जब जो हमारी चट्टान होती है, चट्टान से स्टोन को निकालते हो तो नेचुरल मॉइस्चर होता है, उस नेचुरल मॉइस्चर को सूखने में जो टाइम लगता है 6 से 12 मंथ का टाइम होता है। अब 6 से 12 मंथ के टाइम पर आपने मान लो 12 मंथ के बाद उसे ड्रेसिंग करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आई होगी लेयर के अंदर, स्टोन के लेयर के अंदर वेदर के अगेंस्ट, वो फिर क्या होगी, इंप्रूव नहीं हो पाएगी ना, वो हट जाएगी, फिर कटाई छटाई हो जाएगी। इसलिए पहले ही कर लो ताकि रेजिस्टेंस अच्छी काफ़ी बनी रहे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सवाल आते रहते हैं। एक सवाल आया था FFVJ 2017 के अंदर, सवाल को देखो आप। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे अपन नेचुरल स्टोन प्राप्त करते हैं। ड्रेसिंग, क्वेरिंग,
फिजनिंग भैया नेचुरल स्टोन प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज क्या कहलाती है? सवाल आपसे ही है, किसी और से नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो प्रोसेस होता है नेचुरल स्टोन को प्राप्त करने का दैट इज नोन एज क्वेरिंग, क्वेरिंग कहते हैं। ड्रेसिंग पता चल गया, फिजनिंग एक होता है क्लेडिंग, क्लेडिंग क्या होता है देखो, जो अपने स्टोन होता है ना, इस इन स्टोन को अपने अगर दीवार पे चिपका देते हैं, ठीक है, दीवार पे चिपका देते हैं। अब दीवार पे चिपका देते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी जो दीवार है ना इट्स सेल्फ किसकी बनी हुई है? स्टोन की बनी हुई है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, यदि इंटरनेट चालू हो जाए तो। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, एक क्लेडिंग है। देखो क्या है कि पहले आपको मान लो ब्रिक की वॉल बनी हुई है, ठीक है, आपने क्या किया, स्टोन की इसमें लेयर अप्लाई किया है। क्लेडिंग इज लेयर ऑफ नेचुरल स्टोन अप्लाइड टू द वॉल्स, वॉल्स के ऊपर ही नेचुरल लेयर ऑफ स्टोन अप्लाई कर देते हैं। ऐसा इफेक्ट लगता है कि जो हमारी वॉल है ना स्टोन की बनी हुई है। कई बार आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा इंदौर में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जहाँ पे भी आप हैं, यदि कहीं अच्छी जगह घूमने गए तो बहुत सारी जगह पे आप देखने को आपको मिला होगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिला होगा। यदि आप इंदौर से हैं तो बताइए किस लोकेशन पे था। यदि आप गए हैं घूमने तो इंदौर पे बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिला होगा। तो क्लेडिंग के बारे में पता चल गया। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अगला टॉपिक है नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है? जैसे आपने देखा था अभी एक टॉपिक, जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक से किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है, किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक बन रही थी इग्नियस रॉक से तो आपने देखा बहुत सारे पार्टिकल जा जा करके डिपोजिट हो रहे थे, बहुत सारे पार्टिकल जा जा के डिपोजिट हो रहे थे लेयर बाय लेयर। तो जो लेयर बाय लेयर आप पार्टिकल डिपोजिट हो रहे थे, जो लेयर बन रही थी ना, जो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बेड बन रहा था, ठीक है, जो ये बेड बन रहा था, फिर एक लेयर डिपॉजिट हो, फिर दूसरा लेयर डिपॉजिट, तीसरा लेयर डिपॉजिट, चौथा लेयर। तो जो बेड बन रहा था ना, जो नेचुरली एक्यूपाई हो रहा था, फिर नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं। प्लेन आर पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय स्टोन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन इन अ सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है, कैसे बनती है सब चीज़ें डिस्कस की गई। तो जब सेडिमेंट्री रॉक बनती है तो फिर टाइम पे नेचुरल बेड या नेचुरल पोजीशन उसकी फिक्स हो जाती है। ये इसका नेचुरल बेड है, ये इसका नेचुरल, ये नेचुरल बेड है, नेचुरल बेड है। तो नेचुरल बेड ऑफ पोजीशन समझ में आ गई। अब इस स्टोन को आप कहीं यूज करने वाले हो, मान लो आपने इस स्टोन के पार्ट को आपने कट किया, इस राग के पार्ट को स्टोन निकाला, इस स्टोन को कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करने वाले हो तो किस तरीके से यूज करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल पाए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल पाए। तो इसमें जो लोड लगाते हैं ना परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये आपका मान लो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, ठीक है, नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है और लोड भी इसी डायरेक्शन में लगाएं तो लोड इस डायरेक्शन में नहीं लगाते, अदरवाइज फेलियर के चांस ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती। यदि नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, ये आपका नेचुरल बेड है, तो लोड हम लगाते हैं परपेंडिकुलर टू द नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन। द स्टोन शुड बी सो प्लेस्ड दैट द लोड लाइन इट इज राइट एंगल टू द नेचुरल बेड। जो लोड लाइन है राइट एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए नेचुरल बेड के। ये चीज़ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर इन स्टोन मेशनरी, चाहे फिर ब्रिक स्टोन मेशनरी करते चाहे ब्रिक मेशनरी करते हैं, हम बात करें स्टोन मेशनरी की, यानी आप दीवारें बना रहे हैं स्टोन को यूज करके तो स्टोन मेशनरी कहेंगे। और वहाँ भी जो लोड लगेगा तो जो स्टोन आपने यूज़ किया नेचुरल बेडिंग ऑफ प्लेन जो होता है स्टोन को फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेफर आना चाहिए, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है, सवाल FFP जेई में भी आया था कि स्टोन मेशनरी द स्टोन्स आर प्लेस्ड इन द पोजीशन such that the natural bedding plane in stone masonry the stone are placed in position। स्टोन मेशनरी में जो स्टोन आप प्लेस करते हैं किस पोजीशन में, दैट द नेचुरल बेड प्लेन, नेचुरल बेडिंग प्लेन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर दे कैरी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेफर दे कैरी एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर। देखो नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर दे कैरी, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर दे कैरी। देखो ये जो आपका होता है ये आपका नेचुरल बेड ऑफ स्टोन है, तो ये आपका नेचुरल बेड है, क्या है, नेचुरल बेड है। इसमें जो लोड अप्लाई होगा इस तरीके से होगा, 90 डिग्री पर होता है। कितना होता है, 90 डिग्री पर होता है, यानी आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। सवाल और आया था आपके 50 जेई में, इन स्टोन मेशनरी स्टोन या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक। देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है, तो और बेडिंग प्लेन आपको कहाँ देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर तरीके में सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक, क्योंकि एक स्ट्रेटा धीरे धीरे अगर डिपोजिट हुआ है इसके अंदर। इन स्टोन मेशनरी स्टोन फॉर फो प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग। जो डायरेक्शन ऑफ प्रेफर होता है प्लेन ऑफ बेडिंग का कैसे होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रेफर यानी जो लोड आ रहा है, ये जो लोड आ रहा है देखो
यदि किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा समझ लो अच्छे से, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आपका नेचुरल बेड है, नेचुरल बेडिंग प्लेन है, नेचुरल बेडिंग प्लेन है, नेचुरल बेडिंग प्लेन है। और ये आपका प्रेफर है, ऊपर से लोड आएगा वाल का, ये फिर इसको अपने से लोड आ रहा है। तो अब ये लोड आ रहा है, नेचुरल बेडिंग प्लेन है, तो डायरेक्शन की तरह 90 डिग्री पर अप्लाई हो रहा है ना। इन स्टोन मेसनरी स्टोन आर सो प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेफर टू द प्लेन ऑफ बेडिंग। देखो डायरेक्शन ऑफ प्रेफर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रेफर है, ये क्या डायरेक्शन ऑफ प्रेफर है, और प्लेन ऑफ बेडिंग ये है किसमें है, 90 डिग्री पर होता है, राइट एंगल्स पर होता है, तभी जाके अच्छी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि स्ट्रेंथ अच्छी मिले। अदरवाइज मान लो ये आपका नेचुरल बेडिंग प्लेन है और इसी तरीके से आपका लोड अप्लाई हो गया, इसी डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो गया, ठीक है। हमने स्टोन को सीधा सीधा ऐसे लगा दिया, स्टोन को हमने ऐसे लगा दिया, और ये आपका नेचुरल बेडिंग प्लेन है, ये आपका नेचुरल बेडिंग प्लेन है, और इसमें जो लोड आ रहा है कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से क्या स्ट्रेंथ अच्छी काफ़ी मिल जाती है। फोर 90 डिग्री राइट एंगल पर अप्लाई करते हैं प्रेफर टू द बेडिंग प्लेन ऑफ द स्टोन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिए स्टोन पिचिंग क्या होता है, स्टोन पिचिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सॉरी ये एम्बैंकमेंट बना हुआ है, एम्बैंकमेंट बना हुआ है, ठीक है। इस एम्बैंक अब यहाँ देखिए क्या है ना कि यदि यहाँ पर आप स्टोन नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसको स्टोन नहीं लगाएंगे तो ये इरोजन हो जाएगा, ये मिट्टी खिसक के बाहर निकल आएगी, मिट्टी खिसक के बाहर साइड आ जाएगी। तो इरोजन से प्रोटेक्शन के लिए स्टोन पिचिंग की जाती है। जो स्टोन आप अप्लाई किए हो ना, ये स्टोन अप्लाई किए गए हैं और बीच बीच में मोर्टार डाल के फिक्स किया गया है, दैट इज नोन एज स्टोन पिचिंग। क्या होता है स्टोन पिचिंग, इफ यू कहते हैं इरोजन प्रोटेक्शन के लिए। एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, इरोजन प्रोटेक्शन, जो आपका फ्लोपी एरिया होता है ना, इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टोन प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज नोन एज स्टोन पिचिंग। या फिर जो लार्ज स्टोन होते हैं उनको उनके बीच इंटरलॉकिंग के लिए स्टोन पिचिंग की जाती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगला हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि टेस्ट ऑफ स्टोन। जैसे स्टोन को हम किसी बिल्डिंग पर्पज, किसी भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है स्टोन के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, जो क्वालिटी हमें नीड है, यानी टेस्ट ऑफ स्टोन्स के बारे में आप देखेंगे, टेस्ट ऑफ स्टोन्स के बारे में देखेंगे। जैसे आपके कोई भी मटेरियल होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कोई सा भी मटेरियल हो, उन सभी मटेरियल को यूज करने से पहले टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके हमें चेक करते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमको चाहिए होगी उस मटेरियल से, क्या उसके अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं है। पहला हमारा टेस्ट करने वाला है एफिड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। एफिड टेस्ट क्यों करते हैं, पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप। हम एफिड टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो स्टोन्स होते हैं ना, अब किस टाइप के स्टोन के लिए करते हैं, जनरली सैंड स्टोन के लिए किया जाता है। जो टेस्ट होता है जनरली सैंड स्टोन के लिए किया जाता है। आप बताओ सैंड स्टोन किस टाइप का स्टोन होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है कि सैंड स्टोन किस टाइप का स्टोन होता है, ठीक है। अब सैंड स्टोन के लिए करते हैं क्या, चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या सैंड स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या सैंड स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्यों चेक करते हैं, मान लीजिए स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसके अंदर जो वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है, और हम नहीं चाहते सिचुएशन आए, हमें चाहते हैं कि वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस यानी वेदरिंग इफेक्ट उस स्टोन पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हम कैसे जानेंगे, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है तो फिर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना। यही चेक करते हैं एफी टेस्ट के अंदर। सवाल पूछता है कि क्या चेक करना चाहते हैं, वेदरिंग रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं। किस टाइप के स्टोन के लिए, सैंड स्टोन के लिए। कैसे जानेंगे कि वेदरिंग रेजिस्टेंस उसके अंदर अच्छा है कि कम है, हमें देखते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है। क्या करोगे आप इसके लिए, कुछ नहीं करना, 30 से 50 ग्राम स्टोन ले लो, 30 से 50 ग्राम आप स्टोन ले लो, और उस स्टोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 7 डेज के लिए डुबो दो, 7 दिन को, बीच बीच टाइम इंटरवल में उसको हिलाते रहो। फिर आप ये देखो जो आपने स्टोन, जो आपने 30 से 50 ग्राम स्टोन यूज किए थे, यानी 30 से 50 ग्राम स्टोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले थे, क्या एजेटिज हैं, क्या उनके जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, क्या टूट गए हैं, क्या सरफेस में कोई पाउडर आ गया है। यदि एजेटिज है तो भैया उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, और वेदर के आगे रेजिस्टेंस अच्छी खासी है। लेकिन ऐसा हुआ कि उनके किनारे टूट गए हैं, ब्रोकन हो गए हैं, सरफेस में पाउडर आ गया है, इससे पता चलता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। अब उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है तो वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम होगी, वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कम होगी।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये पूरा का पूरा मैंने ये चीज़ें लिख दी है, इसको आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो फैंड स्टोन होते हैं उनके अंदर जो वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, फिर पुअर वेदर रेजिस्टेंस होता है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं एग्जाम के अंदर। क्या होता है, सवाल ऐसे आते हैं कि भैया कि इस टेस्ट के लिए आपने क्या यूज किया, किस पर्पज़ के लिए आपने टेस्ट किया था, टेस्ट किया तो कौन सी चीज़ें यूज की थी। ऐसे ढेर सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आप सारे टेस्ट पढ़ लेंगे तो सारे ही क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट आप पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, और सारे की सारी प्रॉपर्टी को भी आप निकालना सीख जाएंगे। अभी आपने एसिड टेस्ट पढ़ा, फिर एट्रिफन टेस्ट पढ़ेंगे, क्रशिंग टेस्ट पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन टेस्ट पढ़ेंगे, फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट पढ़ेंगे, हार्डनेस टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है, स्मिथ टेस्ट है। ये 10 टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा यदि कोई और टेस्ट आपके एग्जाम में आए होंगे तो उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको किस तरीके से आपको करना है। सवाल आता है, सारे सवाल आपके बन जाएंगे, प्रॉपर वे में करेंगे। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए द सिविल पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहाँ आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो डाउनलोड करिए द सिविल पॉइंट ऐप एंड कंप्लीट क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्वेरी है आपको रिगार्डिंग दिस बैच, रिगार्डिंग दिस कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा, उस दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।